पिछली क्लास में हम लोगों ने हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट देखा था। उन्होंने हमको ये बताया कि जब एक स्पार्क होता है इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल का और वो स्पार्क में ए चार्ज गेट्स एक्सिलरेटेड और उस एक्सिलरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने एक डिस्टेंट प्लेस पे ऑब्जर्व किया एट द सेम टाइम एंड दैट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ट्रैवल। और मैक्सवेल ने इसको एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ फॉर्म ईच अदर और दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे को बनाते हैं और मूव करते हैं। दिस मोशन इज द स्पेशलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस मोशन से एक फिजिकल क्वांटिटी और हमको मिलती है, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर। हमने ये पढ़ा है एनर्जी इधर ट्रैवल होती है तो ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की और इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। किसी भी तरह से आप x, y, z इसको मानिए, दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी। नाउ हियर एनर्जी इज बीइंग कैरिड, बट एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। Now carrying energy in a particular direction अगर एक डायरेक्शन में एनर्जी को हम ले जाएं और उसका रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, then that representation will have energy as well as direction। तो वो फिर क्या क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कैरिंग एनर्जी इन दिस डायरेक्शन एंड हियर वी टेक सम एनर्जी इज टेकन इन दिस डायरेक्शन और इसको हम स्पेसिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ जो बन रही है वो एनर्जी लेकर जा रही हैं। देखिए किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। ये बल्ब जल रहा है, इस बल्ब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरी तरफ आ रही है। यहाँ मैंने एक होल बनाया, दिस इज 1 स्क्वायर मीटर यूनिट एरिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर से पार होके आ रही है, इसके पास एनर्जी है और मैंने घड़ी चालू की 1 सेकेंड। यहाँ से एनर्जी ऐसा पार होते गई 1 सेकेंड में ये इतना लंबा एक सिलेंडर बना लाइट का, 1 मीटर एरिया, 1 स्क्वायर मीटर और ये इसकी लेंथ जो कि 1 सेकेंड में ये ट्रेवल की 3 × 10⁸। इसके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है दैट हैज गॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन में वो एनर्जी है। नाउ दैट एनर्जी विच हैज ट्रेवल्ड फॉर 1 सेकेंड in a particular direction x-axis is pointing vector. So what is pointing vector? It is energy traveling in a particular direction in through a unit area in a unit time. That is pointing vector. अब ये pointing vector हमको कैसे मिलता है? This pointing vector S is vector E cross vector H. This cross is important. देखिए E cross H, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या देते हैं? वेक्टर। उसका तरीका क्या होता है? ये हमको उसका तरीका मालूम है। दिस इज E, दिस इज H। फिर से ये E है और ये H है। तो मैंने पहले हाथ किधर किया? E की तरफ, फिर किधर घुमाया? H की तरफ। E क्रॉस H, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमने किया हुआ है, ठीक है। सो वही चीज हमने यहां पर लगाई, E क्रॉस H दिस। तो
तो E क्रॉस H क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर होता है। एंड व्हाट इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर? अब अगर हम इसके E के डायमेंशंस लें, H के डायमेंशंस लें, दोनों डायमेंशंस को आपस में ऐड कर दें, एंड व्हाट वी गेट? वी गेट द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी पर मीटर क्यूब, energy divided by volume. That is what we get. And what is energy divided by volume? Is the energy contained in unit volume per second. तो हमने एरिया कितना लिया था? 1. कितनी देर तक अलाउ किया? 1 सेकेंड तक। और ये वाला वॉल्यूम लिया, तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आई है जो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में भर जाती है। तो वो एनर्जी के यूनिट क्या बनेगी? दिस एनर्जी विल बी जूल पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अभी लिखिए मत, एनर्जी जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमने लिया। बट वी नो दैट जूल पर सेकेंड इज व्हाट? वॉट। पावर याद आया? सो दिस वी कैन राइट एज वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है पॉइंटिंग वेक्टर की। सो पॉइंटिंग वेक्टर इज ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी। Pointing vector is vector which has unit watt per meter square and represent propagation of energy perpendicular to the plane containing E and H. Propagation of energy, that is in direction of wave propagation. Okay, so this is pointing vector and that will be here. S in this direction. This is pointing vector. Now, next thing we study is the electromagnetic wave carry any momentum? The answer is yes, it carries momentum. Does it have energy? Yes, it has energy. Okay, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या मोमेंटम होता है? आंसर है यस। कितना मोमेंटम होता है? दैट वी विल जस्ट फाइंड आउट। तो उसके लिए हमने जनरलाइजेशन ऑफ मोमेंटम किया। देखिए, हमारे पास अभी तक जो मोमेंटम की डेफिनेशन है, दिस इज m इंटू v। व्हाट इज m? मास, मास ऑफ पार्टिकल। ये डेफिनेशन हमने बनाई हुई है पार्टिकल्स के मोमेंटम के लिए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पास मास होता है। अब सन से जो हमको लाइट आ रही है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट मास ऑन इट। अगर इसमें मास नहीं है तो फिर मोमेंटम इसका कितना हो गया? 0। तो इसके पास मोमेंटम नहीं होना चाहिए, पर मोमेंटम होता है। कैसे सोचा हमने मोमेंटम होता है? तो देखिए, एक कैलकुलेशन आपको और बताते हैं। एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। नो, इसको इस तरह से लेते हैं। हाफ mv इज व्हाट? हाफ
mv square is the average energy when a body start from zero velocity to the velocity v. When it is at zero velocity, the energy is zero. When it is at v velocity, energy is mv square, and what is average of the two? 0 plus mv square divided by 2, that is half mv square. That means this half is only to give the average, उसकी जरूरत नहीं है. Now एनर्जी में बेसिकली डायमेंशंस क्या होती हैं? मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. ओके, इफ वी टेक वन वेलोसिटी ऑन दिस साइड, दिस इज m इंटू वी, और हमारी डेफिनेशन से mv क्या होता है? p. दिस इज p. तो मोमेंटम की एक डेफिनेशन आई, एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. एनीथिंग which has got energy and has velocity will give a calculation that it is having momentum, right? Now electromagnetic wave, they are having energy, they are having velocity. If we divide energy by velocity, what do we get? Momentum. That means electromagnetic waves can have momentum. तो ये उसका momentum का फॉर्मूला है, राइट? तो फिर ऐसे लिखने से ही सिर्फ नहीं हो जाता है. हमारा मोमेंटम का डेफिनेशन, दैट डेफिनेशन वाज वेरी क्लियर. इफ मास ऑफ ए बॉडी वाज जीरो, देन इट हैज जीरो मोमेंटम. फिर से, मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, which has got velocity and which has got mass. This was our definition. But due to electromagnetic wave, we have to change the definition. Now we have changed the definition that momentum is a physical quantity or a physical property which has a characteristic of conservation. Momentum क्या होता है? Conserve. कब कंजर्व होता है? जब मोशन हो रहा होता है एक सिस्टम का. यहाँ पर जो मोमेंटम है वही मोमेंटम यहाँ है, वही मोमेंटम यहाँ है, वही मोमेंटम यहाँ है. सिस्टम छोटा बड़ा हो सकता है, उसके पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, बट व्हाट इज ऑलवेज कंजर्व? मोमेंटम. व्हाट डज नॉट चेंज? मोमेंटम. So momentum is a quantity which does not vary during a motion. ये डेफिनेशन बनाई. क्यों डेफिनेशन बनाई है? क्योंकि इसमें मास नहीं है. अब हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी मोमेंटम होना चाहिए, उसके पास मास नहीं है. एक मूविंग पार्टिकल के पास भी मोमेंटम होना चाहिए, उसके पास मास है. तो इसलिए हम अपनी मोमेंटम की डेफिनेशन को सिर्फ मास के बेस पर नहीं बना सकते, सिर्फ एनर्जी के बेस पर नहीं बना सकते. इसलिए हमने एक जनरल डेफिनेशन बनाई, दैट इज जनरलाइजेशन. वो जनरल डेफिनेशन क्या है? मास इज ए क्वांटिटी ऑफ फिजिकल इनवेरिएंस विच इज कंटेन्ड बाय ए मूविंग क्वांटिटी. ठीक है? सो दैट इज मोमेंटम. सो वी विल राइट दिस न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम विच विल फिट in particle as well as in electromagnetic wave. So this is, momentum is a quantity of translational invariance. Translational, when there is a translation, when there is a motion. Invariance does not change. So a quantity which do not change during the motion is called momentum, right? So this is momentum. Now momentum is contained whether a particle is moving or energy is moving. When a particle is moving, the formula for momentum is m into v. When a wave is in motion, then the formula is
energy divided by velocity. Now this formula we apply in electromagnetic waves. यहां पर हम मोमेंटम लगाना चाहते हैं P. एनर्जी, what is the formula for energy in electromagnetic wave? So according to new theories, this formula is h nu. What is h nu? Nu is frequency. So in electromagnetic wave, the number of vibrations decide, the number of vibrations of electric field decide what is the energy in it. तो ये किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे. एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट व्हिच डिसाइड्स इट? दैट एनर्जी. वेरी गुड. एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू frequency, so energy is equal to a constant. And what is that constant? Very good, Planck's constant. ये एनर्जी का फॉर्मूला है. सो एनर्जी सोनली किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे. सो दिस वी कैन राइट एज एच न्यू एनर्जी, और एनर्जी के नीचे क्या है? स्पीड. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट. क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, द बेस्ट एग्जांपल इज लाइट. देयरफॉर वी टेक इट एज स्पीड ऑफ लाइट. ओके. Now this is speed. Speed can be written as frequency multiplied by wavelength for any wave, and this is h nu. Nu is cancelled, so we get h upon lambda. This h upon lambda is what? Momentum. तो momentum के लिए general formula we remember, P is equal to h upon lambda. So momentum of a wave depends upon its wavelength. Simple. Inversely to wavelength. जितनी wavelength बड़ी होगी उतना momentum कम, और जितनी wavelength छोटी होगी उतना momentum ज्यादा. ठीक है? So this is formula for momentum of a wave. Now pressure by electromagnetic wave. Pressure is what? Force per unit area. So pressure is basically force. So can electromagnetic wave apply a force? Answer yes. Why? Because it has momentum, and change of momentum is known as force. एक ऑब्जेक्ट, पत्थर का टुकड़ा ऐसे चल के आ रहा है, उसके पास मोमेंटम है क्योंकि उसके पास मास है, वेलोसिटी है. यहाँ हमने हाथ रखा, यहाँ आके रुक गया, इसका मोमेंटम जीरो हो गया. देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम, वी experience a force. Now the light is coming, light has got a momentum, and we stop the light. The velocity is stopped. When we stop the light, then there is a change in momentum. If there is a change in momentum, then according to definition there has to be certain force, and force per unit area is pressure. So there has to be a pressure. In simple meaning, अगर हम धूप में खड़े हो जाएंगे, धूप आती है, हमारी बॉडी से टकराती है, एक प्रेशर पड़ता है. पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अगर हम ये थ्योरी बना रहे हैं तो प्रेशर पड़ना चाहिए कि उसके पास मोमेंटम होता है. और अगर प्रेशर नहीं पड़ता है, व्हाट डज दैट मीन? कि वेव के पास मोमेंटम नहीं होता है. सो इट्स सोनली डिपेंड कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं. हमने देखा, बहुत कोशिश की, हम उस प्रेशर को मेजर नहीं कर पाए कि अगर हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, फोर्स लगता है. छांव में खड़े होते हैं तो फोर्स नहीं लगता. क्यों नहीं प्रूफ कर पाए? क्योंकि हमारे पास वो फोर्स इतना कम होता है, प्रेशर इतना कम होता है
that we cannot measure it. उतना sensitive instrument हमारे पास नहीं था. फिर बाद में हमने डेवलप हुआ, and now we are in a position to measure that whenever we go in the sun, there is a pressure on our body, there is a force on our body. और अगर force लगता है, pressure लगता है, then what does it mean? That electromagnetic waves are having momentum. That proves that they have momentum and our calculation is correct. So इसको नोट कर लीजिए, EM waves do have pressure. Can apply pressure on obstruction because they have momentum. Because they have momentum. Is measured to be 7 into 10 to the power minus 6 Newton per meter square. This is the pressure due to sun. धूप में इतना प्रेशर होता है. अब आप देखिए 10 to the power minus 6 is a very small force. उसको मेजर करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बट वी हैव मेड दैट इंस्ट्रूमेंट एंड इट हैज बीन मेजर्ड कि ये इतना होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रेशर. नाउ व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कॉन्स्टेंट्स एंड देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल. ये हम लोगों ने मटेरियल वेव में भी पढ़ा है. क्या क्या कांस्टेंट होता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, दीज आर कांस्टेंट्स. एंड व्हाट इज वेरिएबल? टाइम इज वेरिएबल एंड विद द टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर कीप्स ऑन वेरिंग. डिस्टेंस वेरी होता है, टाइम वेरी होता है और डिस्प्लेसमेंट वेरी होता है. क्या क्या कांस्टेंट रहता है? Velocity of the wave is constant, frequency of the wave is constant, and amplitude, that is maximum displacement, are the constant. ये 6 quantities आपस में related होती हैं for any wave. Electromagnetic wave में what is oscillating and what is moving? Answer: electric field is oscillating and moving. Magnetic field is oscillating and moving. So there are combination of two waves. Because it's a combination of two waves, then electromagnetic wave has got two equations. One for electric field and one for magnetic field. Electric field at a particular distance or electric field at a particular time कितना होगा? यहाँ पर सोर्स है, यहाँ से हम x डिस्टेंस पर आ गए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फिर से यहां पर सोर्स है, वेव चलनी स्टार्ट की, यहां तक टाइम बीत गया t टाइम के बाद यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? यहां पर E0 टोटल था, तो ये E0 का 0.5 है, 0.1 है, उसका -0.5 है, -0.1 है, कितना मिलेगा? कैसे पता लगेगा? देयर हैज टू बी एन इक्वेशन which is connecting E0, maximum electric field, with distance and with time. That is known as equation of the wave. Okay, तो ये equation कितना होता है इसको देखते हैं. ये एक वेव x डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है.
एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ये जेड डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं। वाइब्रेशंस हो रहे हैं का मतलब क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, जीरो है, इट रीचेज मैक्सिमम, देन हियर अगेन इट बिकम लेस, हियर अगेन इट बिकम जीरो, देन इट स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव। सो एट एवरी टाइम एंड एट एवरी लोकेशन ऑफ द एक्स the electric field obtain a different value। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंट वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद किस डायरेक्शन में है, y की डायरेक्शन में है, और किसके अनुसार बदलता है, x के अनुसार और टाइम के अनुसार बदलता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन एट टाइम t कितना होगा, टाइम t, यहां पर ये टाइम t पूरा हुआ, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये, राइट, दिस इज इक्वल टू E max मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर, साइन और कॉस इज ऑलवेज लेस देन 1, सो दैट इज मेक द E maximum multiplied by a factor, it may be 0.5, 0.7, 0.2, 0 minus anything, okay। E max का कौन सा पार्ट होगा, दिस डिपेंड्स अपॉन व्हाट, दिस डिपेंड्स अपॉन x t बोथ। जैसे जैसे x और t की वैल्यू चेंज होगी, इस cos की वैल्यू चेंज होगी, और जब cos की वैल्यू चेंज होगी ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा और ये फ्रैक्शन दिखाएगा दैट दिस E इज 1/3 ऑफ दिस E, हाफ ऑफ दिस E, 0.1 ऑफ दिस E। ये हमको कौन डिसाइड करके देगा, x और t। और आप देखिए व्हेन वी चेंज दिस x फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, x हैज चेंज्ड, टाइम हैज आल्सो चेंज्ड। यहां से ज्यादा टाइम लगा, ज्यादा x लगा, E की वैल्यू बदल गई, फिर और ज्यादा x हो गया और ज्यादा टाइम हो गया, ये दूसरी वैल्यू आ गई x डैश t डैश। अब हम क्या देखते हैं, हमको E कैसा मिलेगा, नेगेटिव। यहां पर x और t बदला और E की वैल्यू हमको कैसी मिलेगी, नेगेटिव। हो सकता है वैसी आएगी, बिकॉज cos इज चेंजिंग, 0 + 1 देन अगेन 0 - 1, or we can say 1 0 - 1 0 + 1 0 - 1 0 within that, तो वही फैक्टर यहां पर मल्टीप्लाई करेगा। ये चीज क्या कहलाती है, दिस वी कॉल फेज। उसका जो रोटेशन का फेज होता है, दिस वी हैव डन मेनी टाइम्स। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, इसका फेज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, द सेम इक्वेशन वी आर अप्लाइंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस टाइम पर यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी समथिंग लाइक दिस। ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, और ये वैल्यू किसकी होती है, ये B0 की होती है। तो B की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर और t पर। देखिए B की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, x पर और t पर, लेकिन B की वैल्यू हमको मिलती किस एक्सिस पर है, इज इट ऑन y एक्सिस और z एक्सिस, B always we get on z axis, so we write here z. B which is in z direction at time t, x E which is in y direction when the time is t is given by this. Magnetic field in z direction when the time t is given by this expression. This is maximum value of B and this is the factor to be multiplied with this B, which gives the fraction of it at this particular distance at this particular time. ये कौन है, K और W? ये हम लोग पहले वेव के इक्वेशन में भी पढ़ चुके हैं कि ये कौन है। K क्या होता है,
2 पाई अपॉन लैम्डा, दैट इज नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट और वेव कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है? व्हेन ए वेव ट्रेवल्स 1 लैम्डा, तो उसके फेस में कितना चेंज होता है? 2 पाई। जब 1 मीटर ट्रेवल करेगी तो कितना चेंज होगा? लैम्डा ट्रेवल करने से कितना चेंज हुआ? 2 पाई। तो 1 मीटर ट्रेवल करने से कितना चेंज होगा? 2 पाई बाई लैम्डा। तो जब भी कोई वेव 1 मीटर आगे जाती है उसके फेस में जितना चेंज आ जाता है दैट इज नोन एज वेव कांस्टेंट और दैट इज नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। दैट मीन्स हर 1 मीटर में उतना फेस चेंज होता जाएगा, हर 1 मीटर में उतना उसका हर प्रोपेगेट करेगी एंड दैट इज कांस्टेंट। हर 1 मीटर में, जैसे वेलोसिटी हर 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज नोन एज वेलोसिटी। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या हुआ? हर 1 मीटर में जितना फेस चेंज होता जाएगा दैट इज के। एंड व्हाट इज दिस ओमेगा? इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और ये उसको हमने फेस में कन्वर्ट कर लिया 2 पाई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये इस तरह से 1 अपॉन लैम्डा को फेस में कन्वर्ट किया, के बना, फ्रीक्वेंसी को फेस में कन्वर्ट किया, ओमेगा बना। और इस इक्वेशन से हमको पता लग सकता है वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी velocity of wave v is equal to omega upon k। और आप चाहे तो इसको करके देखिए, ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई न्यू डिवाइडेड बाय के को क्या लिखेंगे? 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट? न्यू इंटू लैम्डा, एंड न्यू इंटू लैम्डा इज वेलोसिटी। तो जब भी कोई इक्वेशन हमको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, हम सिंपली वेलोसिटी निकालने के लिए t का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कौन होता है? हमेशा ओमेगा। x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या होता है? k। इससे इसको डिवाइड करिए, क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, शुरू में हम बात कर रहे थे कि हर वेव की कैरेक्टरिस्टिक में कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं। हमने ये इक्वेशन लिख दिया, उनको जरा पहचान लेते हैं, कौन कांस्टेंट और कौन वेरिएबल। तो देखिए, इसमें E मैक्सिमम इट हैज गॉट ए फिक्स वैल्यू एवरी टाइम, सो कांस्टेंट E max, lambda, frequency and velocity, ये चारों क्या होते हैं? कांस्टेंट्स। इसका नाम एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और V से वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी से क्या बनता है? ओमेगा, और लैम्डा से क्या बनता है? के। तो ये भी दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट। सो ऑल दीज क्वांटिटीज फॉर एनी पर्टिकुलर वेव, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट्स नहीं है, ये जो एक वेव ट्रेवल हो रही है उस वेव के कांस्टेंट है। दूसरी वेव आएगी तो ये सारे कांस्टेंट बदल जाएंगे। सो एवरी वेव हैज ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन दीज क्वांटिटीज एज कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो जब वेव ट्रेवल करती है तो कौन कौन सी चीजें बदलती हैं? तो यहां पर देखिए, ये E यहां इतना है, यहां पर E इतना है, यहां पर E इतना है, यहां पर E इतना है। सो व्हाट इज चेंज इन E? किसके अनुसार चेंज हो रहा है? X और T। सो वेरिएबल्स E, B, X
T. एक चीज आप इसमें देख रहे हैं, ये आया है दिस इज इनिशियल फेज, ये भी एक कांस्टेंट आएगा। इनिशियल फेज। सो तो ये वाली कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर हमको पता हो तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल को तो ई, बी, एक्स और टी ही लिखना है। So if you want to write out an equation, what is the standard equation of electric field in a wave? This is E is equal to E naught cos kx minus omega t plus f. This is how we write an equation. और ये जो है ये चारों कांस्टेंट्स हैं and we must find their values. अगर ये चारों की वैल्यू हमको मालूम है देन वी कैन राइट द इक्वेशन, क्योंकि E cos x t ये तो वैसे ही रहेंगे। देयर इज ए रिलेशन बिटवीन E x एंड t एंड दैट रिलेशन डिपेंड्स अपॉन दीज कांस्टेंट्स। ठीक है। उसके बाद अगर हमको एक इक्वेशन दिया गया है, an equation is given to us and we are supposed to find out electric field at a particular location, then for that location we will place the value of x and t and we will find out the value of E at that place, right? So this is the equations of electromagnetic waves. Where is the energy carried in electromagnetic waves? Answer: energy is carried in electric field as well as in magnetic field. ठीक है। So energy in electric field as well as in magnetic field, इन दोनों में एनर्जी होती है। अच्छा, ये एनर्जी कितनी कितनी होती है? तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हमको मालूम है। वी विल राइट इट U इन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज दिस U? नोटेशन फॉर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, नॉट टोटल एनर्जी, क्योंकि वेव तो बहुत लंबी होती है तो हम उसकी एनर्जी टोटल कैसे काउंट कर सकते हैं? तो इसीलिए हम एनर्जी कैसे काउंट करते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देन एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एंड दिस इज, इसमें कौन सा कांस्टेंट आएगा? परमिएबिलिटी। अगेन दिस वाज हाफ E स्क्वायर, सो दिस इज हाफ B स्क्वायर और ये नीचे एप्सिलॉन नॉट ऊपर, म्यू नॉट नीचे। सो दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए दूसरा शब्द क्या है? एनर्जी डेंसिटी। ठीक है। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है दोनों में होती है। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी होती है एक यूनिट लेंथ में? इस एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए हमने एक तो पहले नियम ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एनर्जी इक्वल होती है, दोनों में एनर्जी इक्वल होती है। तो
ये एक चीज हमको याद रखनी है। यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इतनी वेव में हम एनर्जी काउंट करेंगे तो एनर्जी विद दिस इज इक्वल टू एनर्जी विद दिस, एनर्जी विद दिस इज इक्वल टू एनर्जी विद दिस। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल लिख लीजिए, एनर्जी इज कैरिड इक्वली, दैट इज हाफ हाफ। equally by electric and magnetic field. ओके, मैं इनको फिर से यहां लिख देता हूं। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E naught square. Energy in magnetic field is half B square upon mu naught. Electric field and magnetic field. Carry equal energy of the wave, half with E, half with B. So half energy is contained in electric field and half of the energy is contained in magnetic field. So what will be the density of energy, total density of energy of electromagnetic wave? Therefore, density in electromagnetic wave is half epsilon naught E naught square plus half B square upon mu naught. This is energy formula for electromagnetic wave. And we can prove that this is also equal to, energy is equal to vector E cross vector B upon mu naught. This is energy density, right? Next, speed of the electromagnetic wave. ये एनर्जी के इक्वेशंस हो गए। अब एक चीज आप कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को अगर कंपेयर करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कम होता है। तो दोनों में एनर्जी इक्वल कैसे हो सकती है? सो आंसर इज दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक फील्ड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है वेव में और इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा होता है, तो टोटल एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकम इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर छोटे से वॉल्यूम में बनता है, इतने से वॉल्यूम में, तो मैग्नेटिक फील्ड इतने बड़े वॉल्यूम में बनता है, राइट? सो इसलिए कहीं कहीं आप पिक्चर देखेंगे, दैट पिक्चर विल बी शोन एज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E, और ये मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड B, एंड दैट विल बी लाइक दिस। इसका वॉल्यूम कैसा होगा? ये इतना बड़ा, E छोटा सा और B इतना बड़ा, तब कहीं जाके दोनों में एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि B की वैल्यू बड़ी कम होती है। समझ आ रहा है? ओके। अब उसके बाद हम लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है?
तो ये इस पर डिपेंड करती है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, फिर वो अगला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर वो अगला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जितनी जल्दी जल्दी ये बनाएंगे उतनी स्पीड से बढ़ेगी। दूसरा, जितना बड़ा बड़ा ये बनाएंगे, ये वेवलेंथ इतनी, दूसरी वेवलेंथ इतनी, तीसरी वेवलेंथ इतनी। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितनी बड़ी बड़ी वेवलेंथ बनाएंगे और कितनी फास्ट बनाएंगे। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये खुद किस पर डिपेंड करती है? तो आंसर है कि ये इस पर डिपेंड करती हैं कि जिस मीडियम में ये बन रही है वो मीडियम इनको कितना अलाउ करता है। जैसे ई को ऐसे वेव बनाना है, मैक्सिमम जाना है और कम आना है, अब मीडियम इसको बढ़ने नहीं देता, बहुत स्लो बढ़ने देता है, फिर स्लो ऐसा आने देता है, तो इतनी बड़ी वेव बनने में टाइम ज़्यादा लग गया तो उसकी स्पीड कम हो गई। तो जिस स्पेस में ये ट्रैवल करती हैं उस स्पेस की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ये डिसाइड करती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी फास्ट जाएगी, कितने फास्ट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती? ये कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पेस which allow electric field to propagate is known as permittivity, epsilon naught। ये इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। Now what is magnetic characteristic? Very good, magnetic characteristic is permeability, that is mu naught, and this is permittivity। So speed of EM waves is decided by electrical permittivity and magnetic permeability। अगर ये दोनों मिलकर इसको डिसाइड करती हैं, जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी होती है, जितनी ज़्यादा परमिटिविटी स्ट्रॉन्ग होती है, उतना वो इसको कम परमिट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यानी कैसे प्रोपोर्शनेट हो गए? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। सो C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू म्यू, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू एप्सिलॉन। ये दोनों उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वो टाइम लगवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑसिलेट करने में, मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करने में। उसके बाद हमने अपना इसमें एक फेमस टेक्निक लगाई। क्या टेक्निक लगाई? दैट इज कंबाइनिंग द डायमेंशंस, मेकिंग ए फॉर्मूला बाय डायमेंशनल एनालिसिस। उससे हमने ये बनाया, तो वी गॉट द फॉर्मूला दैट C इज इक्वल टू, ये इसकी पावर -12 आएगी। सो वी गॉट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और μ0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज हमको मालूम है, दोनों वैल्यूज को रखकर देखिए एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 into 10 to the power -12। और दिस इज 1/√। एप्सिलॉन नॉट आपने बताया 8.85 10 to the power -12। और म्यू नॉट कितना होता है? 10 to the power -7/4π। हाँ, 10 to the power -7 होता है, करेक्ट। ये आ गया। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9। और इन दोनों को करिए, ये कितना आ जाएगा? -19। कुछ और इसमें है, C इज इक्वल टू 1/√μ0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
वैल्यूज देखिए, बिकॉज दिस शुड कम टू 3 into 10 to the power 8. दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो ये आप करके देखेंगे, इतना आएगा, वैल्यूज को करेक्ट रखिए और ये कैलकुलेशन करिए। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो अब अगली चीज that we will study in the next class, and that will be हमारे नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ है, एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। कहाँ है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन बना रहा है, हमारे नेचर में उसकी यूटिलिटी क्या है, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह से और अच्छे से एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वही तो हमारा एप्लीकेशन है। So that we will study in the next class. Thank you.